उसके रूठने पर यारम ने उसे मज़ीद छेड़ा। बस, बहुत हो गया यारम, बहुत उड़ा लिया आपने मेरा मज़ाक। एक बार ठीक हो जाने दें मुझे, मुँह भी नहीं लगाऊंगी आपको। दिन रात बीमारी बीमारी करते रहते हैं ना, फिर रहना इसी सोतन बीमारी के साथ। रूह हाथ नहीं आएगी तब। वो उसके सीने से सर उठाकर तकिए पर रखते हुए बोली। ये नाराज़गी का इज़हार करने का तरीका था, शारम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बाहों में लिए बगैर तो उसे सारी रात नींद भी नहीं आती थी। हाँ, ये बीमारी मुझे प्यारी है क्योंकि इस वक्त ये तुमसे जुड़ी हुई है। लेकिन तुमने इसे अपनी सोतन क्यों बना लिया? वो पिछले 2 दिन से उसकी बीमारी सोतन वाले ताने सुन रहा था। सोतन ही तो है। जब से ये सोतन हम दोनों के बीच में आई है, आप मुझे कम और इसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। बताएं, कब कहा था आपने मुझे आई लव यू मेरा बच्चा? बोले, बताएं, मैं बताती हूँ। आपको तो याद भी नहीं होगा। और इतवार वाले दिन सुबह किचन में आपको याद आया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, जिससे आप प्यार करते हैं। वरना तो हर वक्त दवाइयाँ खा लो रू, वक्त पर सो जाओ रू, वक्त पर खाना खाओ रू, तबीयत खराब हो जाएगी रू, बीमार पड़ जाओगी रू। आपकी हर बात इस सोतन बीमारी से जुड़ी होती है। रू तो कहीं है ही नहीं, बस हर जगह ये सोतन बीमारी है। तो हुआ ना आपको इस सोतन बीमारी से मुझसे ज़्यादा प्यार? वो अजीबोगरीब लॉजिक बयान करती अपनी बात की वजाहत दे रही थी, और शारम भरपूर तवज्जो से उसकी एक एक बात के साथ उसके एहसासात को भी समझ रहा था। हाँ, ये सच था। जब से वो होश में आई थी, शारम को सिर्फ और सिर्फ उसकी सेहत की फिक्र लाक हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी परवाह कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। वो उसे मोहब्बत नहीं दे रहा था, वो उसे तवज्जो दे रहा था। और सच यही था कि ये उसकी रूह के साथ ज़्यादती थी, जिसके लिए वो खुद को कसूरवार भी समझता था। लेकिन ये भी सच था कि वो चाहता था कि उसकी रूह बिल्कुल ठीक हो जाए, और ये बीमारी उन दोनों के बीच से निकल जाए। और इस अनचाही बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए शारम को फ़िलहाल उसकी सेहत की फ़िक्र करनी थी। तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ रू। यारम काज़मी की मोहब्बत पर ही नहीं, बल्कि उसकी सांस सांस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई बीमारी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ यारम काज़मी के लिए रूह से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो सकती। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर देखना, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो एक ही लम्हे में उसका बाजू खींचकर उसे अपने करीब करता शिद्दत से कहता उसे अपने सीने में खींच गया। हाँ, मैं भी तभी की बात कर रही हूँ। मैं आपको मुंह नहीं लगाऊंगी, इतने नखरे दिखाऊंगी, कहूंगी जाए ना अपनी लाडली बीमारी के पास। मेरे पास क्या कर रहे हैं? वो नींद की गहरी वादियों में उतरती ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी आंखें खोली यारम से बातें करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें वो होश में कभी नहीं करती थी। ये सब उन मेडिसिन का असर था, जो अपनी सोचों को अजीब लफ्ज़ों में परोकर उसके सामने बयान करती थी। हाँ, लेकिन वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती थी, और उसकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा था। शारम के लबों पर मुस्कुराहट देखकर वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोले उसे घूरने लगी। मैं यहाँ इतने सीरियस मौजू पर बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। छुपाएं इसे, छुपाएं इस डिम्पल को, वरना मैं खा जाऊंगी। बल्कि नहीं, आप भला क्यों छुपाएंगे? आप तो नुमाइश करेंगे। आखिर अल्लाह ने दे जो दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यारम कासमी, अल्लाह नुमाइश करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सरगोशाना अंदाज में उसके कान के करीब बोली थी, जिस पर यारम के डिम्पल मजीद गहरे हुए थे। अगर रूह को ज़रा भी अंदाज़ा होता कि रात को वो नींद के खुमार में उससे क्या क्या बोलती है, तो यकीनन 3-4 दिन तो उससे छुप कर गुजार देती। हाँ, लेकिन ये अलग बात थी कि सुबह उसकी शुरुआत बिल्कुल नई हुआ करती थी। रात वो क्या क्या कहती है, उसके जहन में एक भी बात ना होती। उसकी गरम गरम सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था, मतलब कि शायद वो सो चुकी थी। शारम ने उसे सीधा करना चाहा, तो वो मज़ीद यारम से लिपट गई। इससे पहले कि यारम अपनी आंखें बंद करता, वो अचानक सर उठाए उसे देखने लगी। कुछ रह गया क्या मेरा बच्चा? वो बहुत मोहब्बत से बोला, एंगो मैंगो शारम, एंगो मैंगो सो मच। उसके मासूमाना अंदाज में कहने पर यारम के लबों पर मुस्कुराहट मचल उठी। रात के 12 बजे उसे आइसलैंडिक लैंग्वेज बोलने का जोश चढ़ चुका था। लव यू टू मेरा बच्चा। वो एक बार फिर से उसका सर अपने सीने पर रखता थपकने लगा, जब अचानक उसने एक बार फिर से सर उठा लिया। यारम ने ठंडी आह भरी, ना जाने अब उसे क्या याद आया होगा। अब क्या हुआ बेबी? शारम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब अचानक ही वो उसके लबों को अपने लबों से छूती शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा गई, ये जाने बगैर कि एक और रात को ही शारम के लिए बहुत मुश्किल बना चुकी है। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब किए,
वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा रू बेबी। ये सब कुछ करके तुम अपने आने वाले वक्त को मुश्किल बना रही हो। तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये सारी हरकतें माफ़ करने के काबिल नहीं हैं। उसके माथे को शिद्दत से चूमते वो खुद में ही कहीं कैद कर लेना चाहता था। यारम प्लीज़ मान जाए ना, मैं वादा करती हूँ मैं कोई काम नहीं करूँगी, किसी काम को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे ले चले ना। वो सुबह उठते ही उसकी मिन्नतें करने लगी थी, क्योंकि यारम ने कहा था कि अब वो उसे लैला के घर नहीं जाने देगा, बल्कि मैरी और शिफा ही उसका ख्याल रखेंगी और उसके एक एक सेकंड की रिपोर्ट उस तक पहुँचाएंगी। सॉरी बेबी, मैं इस मामले में तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते। इससे बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो। अगर चाहोगी तो लैला यहाँ आ जाया करेगी, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। उसका घर मेरे ऑफिस से बहुत दूर है और वापसी के रास्ते पर भी मैं तुम्हें नहीं देख पाता। लैला माँ बनने वाली है यारम, वो वाला रोज़ रोज़ यहाँ कैसे आएगी? और मैं अपने हाथ पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी ना, मैं कोई काम नहीं करूंगी, आप यकीन करके तो देखें। वो उसे अपने सामने बिठाए ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रहा था, जिस दौरान वो मुसलसल उसकी मिन्नतें करते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। रू, मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं है। वो सख्ती से बोला, इसका मतलब नहीं है तो फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी और ना ही वो दवाइयाँ खाऊंगी। वो फिर से ज़िद्दी होने लगी, जब अचानक शारम ने गुस्से से एक हाथ टेबल पर मारा और वो उछल कर दूर हुई और अब कुछ फासले पर खड़ी खौफसदा नजरों से उसे देखने लगी। वो क्या करने वाला था? शारम उठकर उसके पास आया, उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हुए अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। सुर्ख आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगी। इस वक्त उसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, जिद करना तो दूर की बात थी। नाश्ता करवाने के बाद वो उसी गुस्से से उठकर उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया और वो बिना चूं चढ़ा किए खाने लगी, जबकि उसकी सख्ती पर आंखें नम हो रही थीं, लेकिन उसके सामने आंसू बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्दी से बाहर आओ और खबरदार जो वहाँ कोई भी काम किया। वो सख्ती से कहता भाई निकल गया, जबकि रूह अपने कानों पर यकीन करती खुशी से बाहर भागी थी। रू, तुमने इसे गोद में क्यों लिया है? इस कुत्ते को नीचे उतारो गाड़ी में। बैठते ही रूह ने शोनू को अपनी गोद में दिया तो यारम का गुस्सा हमेशा की तरह हाय हो गया। यारम प्लीज रहने देना, बेचारा बीमार है पहले ही और आप इस पर गुस्सा हो रहे हैं। कल से वो कुछ सुस्त क्या हो गया, रूह ने तो उसे बीमार ही बना लिया। वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा मौसम का असर ले रहा है। लेकिन इसे अपनी गोद से उतारो और खबरदार जो आइंदा तुमने इसे गोद में लिया। वो गुस्से से शोनू का पट्टा पकड़कर पीछे वाली सीट पर फेंक चुका था। यारम, आप कैसे एक मासूम छोटे से जानवर के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक कर सकते हैं? रूह ने अफसोस से उसे देखते हुए कहा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया है। शारम ने उसके सवाल का जवाब देते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जबकि शोनू का सारा सुस्तपन पिछली सीट पर जाते ही खत्म हो चुका था। वो तो मचलता एक बार फिर से रूह की गोद में आने को तैयार था। जब शारम ने उसे खुलकर देखा, वो जानवर जैसे उसकी नज़रों का मफहूम समझता था, फौरन ही खामोश होकर सीट पर बैठ गया। यार, कितने बेरहम इंसान हैं, कैसे घूर रहे हैं इस मासूम को। मैं पूछती हूँ क्या बिगाड़ा है इससे आपका, जो आप इस पर इस तरह से गुस्सा होते हैं? जानवरों के साथ कोई भला इस तरह का सलूक करता है? उसके पीछे मुड़कर देखने और शोनू के डर कर चुप हो जाने पर रूह खामोश न रह सकी। क्या मतलब है, क्या बिगाड़ा है? क्या तुम अब भी नहीं जानती कि इस कुत्ते के बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये मेरे और तुम्हारे दरमियान आया है। ये तुमसे मेरा वक्त लेता है। वो भुन्ना कर बोला, यारम आप ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत बयानी है ये आप। मैं कब इसके साथ आपके होते हुए वक्त गुजारती हूँ? जब आप घर पर नहीं होते तभी मैं शोनू के पास रहती हूँ। रूह ने फौरन उसकी बात की नफी की थी। ये तो रूह को अपनी ज़ात पर एक इल्ज़ाम की तरह लगा था। जबकि उस वक्त में तुम मुझे याद करके मेरी मोहब्बत का सबूत भी दे सकती हो, अपनी मोहब्बत को जाहिर भी कर सकती हो। लेकिन तुमने तो इस कुत्ते के साथ वक्त गुजारना होता है। मेरे हिस्से का प्यार तुम इस कुत्ते के बच्चे को देती हो। यहाँ तक कि तुम इसे अपनी गोद में बैठाती हो, इसके बाल सहलाती हो, इससे प्यार करती हो। कुत्ते की तरफदारी पर यारम भी पीछे नहीं हटा, जबकि उसकी बात मुकम्मल होते ही शोनू ने एक बार फिर से भौंकते हुए अपने होने का एहसास दिलाया। देखा, देखा, कबाब में हड्डी इसे ही कहते हैं। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर शोनू को देखते हुए चिल्लाया, शोनू मेरी जान, खामोश होकर बैठ जाओ, आपके पापा भी गुस्से में हैं। शारम का गुस्सा देखते हुए उसे शोनू की जान बचाने की यादें कहा। रू, तुमने फिर से मुझे इस कुत्ते का बाप बोला। रू की बात पर यारम ने उससे घूरते हुए पूछा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, शोनू आपके पापा नहीं बल्कि आपकी मामा के हस्बैंड अभी गुस्से में हैं। अभी आप कुछ मत बोलो। रू ने बात बदली,
और वो बात बदल कर भी उसका मूड ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस बात का भी मतलब तो वही था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे एक कुत्ते को गोद लेना पड़ रहा था। अब बेहतर था चारम उससे लड़ने की बजाय अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता, वरना पता नहीं वो इस कुत्ते से उसकी कौन कौन सी रिश्तेदारियां निकलवा देती।